नमस्कार। द डेजर्ट एक्सप्रेस की खास पेशकश में मैं मनीषा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज जब हम उत्तर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों से आपको रूबरू करवाते आ रहे हैं, तो मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ वार्ड नंबर 4 के पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत से। ज्ञानचंद सारस्वत समाज सेवी के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी साफ सुथरी छवि रखते हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीनों बार निकाय चुनावों में ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज से जीत हासिल करने वाले जनप्रतिनिधि हैं। इनके विपक्ष में खड़े होने वाले उम्मीदवारों ने भी इनके नाम पर वोट मांगे थे कि वे काम करेंगे तो ज्ञानचंद सारस्वत की तर्ज पर करेंगे। तो आज मैं आपको रूबरू करवा रही हूँ ज्ञानचंद सारस्वत जी से। ज्ञान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द डेजर्ट एक्सप्रेस की इस खास पेशकश। नमस्कार, आपका आभार, आपका स्वागत, आप पधारे हैं इसके लिए। ज्ञान जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत किस तरह हुई, आपने किस तरह से राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी निभाई? मैं राजनीति का तो अभी भी आपको ये कहूँगा कि राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ या राजनीतिक पद मेरे पास ठीक है, शासकीय पद पार्षद का होगा, लेकिन मैं अपने आप को राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं मानता, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मानता हूँ। बचपन से ही संघ की शाखा का मैं मुख्य शिक्षक रहा, कार्यवाह रहा। उसके बाद में विश्व कॉलेज के अंदर मैंने विद्यार्थी परिषद से मैंने बहुत कुछ सीखा। विद्यार्थी परिषद में कॉलेज सह प्रमुख रहा। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में सह मंडल कार्यवाह रहा। राम मंदिर के समय कार सेवा में मैं गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मैं वार्ड नंबर 1 का 2 बार वार्ड अध्यक्ष रहा, मंडल मंत्री रहा, पशुपालन प्रकोष्ठ का शहर जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद 2010 में मैं सक्रिय राजनीति में सक्रिय जो पद होता है उसमें पार्षद का मैंने चुनाव लड़ा और जनता ने, मेरे वार्ड के लोगों ने, मेरे घर वाले, मेरे परिवारजनों ने, मेरे को स्वजनों ने मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी जीत दिलाई और नगर निगम में मुझे पार्षद चुन के भेजा। राजनीति में आपकी छवि एक सबसे ईमानदार जनप्रतिनिधि के तौर पर जानी जाती है। ये छवि बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है कि वो अपनी ईमानदार छवि जनता के मानस पटल पर अंकित कर सकें। इतनी साफ सुथरी छवि होने के बावजूद जब 2 साल पहले निकाय चुनाव हुए थे, इसमें भारी परसेंटेज से वोटिंग हासिल करने के बावजूद भी आपको डिप्टी मेयर का पद नहीं दिया गया, इसके क्या कारण रहे? मैंने निवेदन किया कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं जनता कह रही थी कि ज्ञान सारस्वत को डिप्टी मेयर बनाए, मीडिया कह रही थी, सब चाहते थे कि मैं बनूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने हमारे भाई में नीरज जी में आस्था, नीरज जी को ज़्यादा योग्य माना। हमने स्वागत किया। नीरज जी योग्य भी हैं और बहुत अच्छे से डिप्टी मेयर पद का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरी उस समय शीर्ष नेतृत्व में बहुत आगे तक की बातें हुई थी, उसको देखते हुए और हमने नीरज जी का स्वागत किया और अभी भी स्वागत करते हैं। नीरज जी बिल्कुल योग्य डिप्टी मेयर हैं और अच्छा उप महापौर का वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। ज्ञान जी, आप हमेशा से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं और इस वक्त अगर देखा जाए तो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक लहर चल रही है देवनानी हटाओ अभियान की। आप खुद को इस अभियान से कहाँ तक जुड़ा हुआ पाते हैं? मैं देवनानी हटाओ अभियान लहर की मुझे नहीं पता है। देवनानी जी बहुत अच्छे एक नेता हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, ऊर्जा उनमें अभी भी जो आप सब कह रहे हैं कि भाई हटाओ अभियान और ये, इसमें भी देवनानी जी बहुत ऊर्जा से लगे हुए हैं। देवनानी जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। देवनानी जी मेरे आदर्श हैं और मैं इस जो देवनानी हटाओ मुहिम में कहीं भी सहभागी नहीं हूँ और मैं कभी किसी, चाहे देवनानी जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी को हटाने में विश्वास नहीं रखता। मैं अपनी लाइन को लंबी करने में विश्वास रखता हूँ। तो मैं देवनानी हटाओ अभियान या जो भी अभियान चल रहा है, ऐसे अभियान का किसी भी अभियान का न तो हिस्सा हूँ न हिस्सा बनूंगा। मैं अपनी लाइन लंबी करने का प्रयास करूँगा। ज्ञान जी, जब आपने पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा था तो उस वक्त आपने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया। आपने इसके बाद में निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा और उसमें आप सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज से भी जीते थे। तब आपकी भावनाएं क्या रही थी, क्योंकि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था? मैं बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में बसी हुई है। निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था, परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी और बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़ा मैंने। लड़ने के बाद में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, माननीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जो एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है उसको नहीं छोड़ा। मैं कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की लकीर से नहीं भटका। मैंने कहीं भी किसी विपक्षी पार्टी का समर्थन नहीं किया। किसी भी विपक्षी पार्टी के किसी भी प्रकार के कृत्यों में मैं सम्मिलित नहीं हुआ। मेरी कुर्सी अलग लगी पूरे 5 साल तक सदन के अंदर, जहां दोनों दलों के लोग बैठते थे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे कामों को देखते हुए
और मेरे जो भावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। आज हम सुनते हैं ना कि किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, हारा या जीता, तुरंत से उसको निलंबित किया जाता है या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। पार्टी ने कहीं किसी प्रकार की मेरे ऊपर आज तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि पार्टी जानती है कि मैं उसी की रीति निकट से काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की ही जिंदाबाद करा रहा हूँ। मैं किसी ज्ञान सारस्वत कहीं भी होगा, कहीं भी कुछ भी काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की ही जिंदाबाद होगी। उसमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी को मेरे कारण से शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। ज्ञान जी, इस समय अजमेर उत्तर से वर्तमान विधायक जो हैं वासुदेव देवनानी, इनके एज फैक्टर को लेकर काफ़ी सारे बातें उठ रही हैं। जितने भी उम्मीदवार जो टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस फैक्टर को लेकर ज़रूर टारगेट कर रहे हैं कि वासुदेव देवनानी जो हैं वो अब 70 की उम्र पार करके 75 की भी उम्र पार कर चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं पार्टी को नए चेहरों को मौका देना चाहिए। तो आप इस एज फैक्टर को लेकर कहाँ तक सहमत हैं? जो उम्र वाली बात आती है तो उम्र वाली में मैं नहीं कहूँगा कि देवनानी जी कहीं शरीर, हो सकता है उम्र से उनकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन शारीरिक और मानसिक वो कमज़ोर नहीं लगते हैं दिखने में भी कहीं भी। और गुजरात के अंदर 70 से अधिक वर्ष की आयु से अधिक की उम्र के लोगों ने चुनाव लड़ा है। और रही बात मेरे या किसी दूसरे के या शहर के व्यक्ति या कार्यकर्ता के कहने से कुछ नहीं होता है। जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो बहुत सक्षम और समझदार और बहुत विद्वान नेतृत्व है, वो तय करेगा कि किसकी उम्र हो गई है और किसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी नई नीति सामने आई है कि 200 विधानसभा जो सीटें हैं इस पर नए चेहरों को उतारा जाएगा, तो आपको क्या लगता है इस बार वासुदेव देवनानी को टिकट मिलेगा और आपकी दावेदारी उनके सामने कितनी मजबूत होगी? क्योंकि वासुदेव देवनानी पिछले 20 सालों से अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं देवनानी जी मेरे आदर्श हैं, मैं देवनानी जी की या किसी दूसरे की बात तो नहीं करूंगा। जहां तक मेरी दावेदारी की बात है तो मुझे डिप्टी मेयर के चुनाव में 2013 में भी मैंने प्रयास किए थे कि मुझे टिकट मिले, चुनाव लड़ूं। डिप्टी मेयर जी, उप महापौर जी के चुनाव के पश्चात से ही मुझे शीर्ष नेतृत्व के बराबर संपर्क में हूं और मुझे 100% आश्वस्त किया गया है कि मुझे विधानसभा का ही टिकट अजमेर उत्तर से मिलेगा और आगामी अजमेर उत्तर से विधायक का चुनाव जो होने वाला है 2023 में, ये चुनाव मैं ही लड़ूंगा। ऐसा मुझे ऊपर से बिल्कुल संकेत और स्पष्ट संकेत है। ज्ञान जी, जो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे पूर्व सभापति भी रह चुके हैं, उन्होंने एक दावा किया है कि वो पार्टी से टिकट हासिल करके रहेंगे और ना सिर्फ टिकट हासिल करेंगे बल्कि अजमेर की 8 विधानसभाओं से सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट से भी जीतेंगे। तो आप उनकी दावेदारी के सामने अपनी दावेदारी को कितना मजबूत पा रहे हैं? सुरेंद्र सिंह जी शेखावत बड़े भाई हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, सक्षम हैं। बिल्कुल वो 8 विधानसभाओं को मत ज़्यादा दिलवा सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया कि मैं किसी की बात नहीं करूँगा। मेरा टिकट, मुझे ऐसा आश्वस्त किया गया है कि मेरा टिकट अजमेर उत्तर से बिल्कुल 100% 100% निश्चित है आना और चुनाव मैं ही लड़ूंगा। और मैं काम के आधार पर चुनाव लड़ूंगा, अपनी जो कार्यशैली है उसके आधार पर चुनाव लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के आधार पर चुनाव लड़ूंगा। एक भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत लंबी कार्यकर्ताओं की फ़ौज है, मेरे व्यक्तिगत मित्र मंडल हैं, मेरी एक बहुत बड़ी टीम है। शहर के अंदर समाज सेवा के अंदर 15 से 17 विभिन्न क्षेत्रों की गौ रक्षा, मानव सेवा, चिकित्सा सेवा, इस तरह की पक्षी सेवा, इस तरह की हमारी 15 से 20 टीमें मेरे साथियों की काम कर रही है। तो इतनी मजबूत टीमें जब मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की टीम और मेरे व्यक्तिगत संस्थाओं की टीम, तो निश्चित तौर से अजमेर उत्तर की सीट मैं बहुत अच्छे मतों से विजय लेके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालूंगा। देखिए, अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से 20 साल से वासुदेव देवनानी जी जो हैं विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके काम से खुश नहीं है, उनसे संतुष्ट नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जनता भी देवनानी जी के कामों से खुश नहीं है? अजमेर उत्तर की जो भौगोलिक स्थिति है विकासशील रहा है। चाहे आप फाइसागर रोड पे ले लें, चाहे पुष्कर रोड पे ले लें, या आप माकड़ वाली रोड पे ले लें, या चौरसियावास रोड पे, जयपुर रोड पे, चारों तरफ से विकासशील रहा है। निश्चित तौर से देवनानी जी ने काम किया और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि 2 बार मंत्री रहे, 2 बार हमारी सरकार नहीं रही। जब सरकार नहीं रहती है तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है कि कोई सुनने वाला ही नहीं बैठता है। बार बार विधायक और पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को धरने पर बैठना पड़ता है। 2 बार जब सरकार कांग्रेस की रही तो देवनानी जी की चली नहीं। बाकी देवनानी जी ने पूरा प्रयास किया, जितना संभव हो सकता उन्होंने काम किया, लेकिन सारे काम एक व्यक्ति के द्वारा करना संभव नहीं होता है। बहुत लंबा विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है
और उस क्षेत्र के अंदर काम करना संभव, लेकिन फिर भी देवनानी जी ने अपने जितने संभव थे एक विधायक कर सकता है उतना काम किया है। और जब कोई काम अगर देवनानी जी के रह जाते हैं तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, उनको मैं पूरा करूंगा। देखिए, ना सिर्फ शीर्ष नेतृत्व की बात है बल्कि जनता भी चाहती है कि आप चुनाव लड़ें, तो ऐसे में आपकी रणनीति क्या है? रणनीति मैंने आपको निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देने वाली है, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला हूं और जनता जो मेरे साथी, मेरे वेल विशर, मेरे शुभचिंतक, मेरे मित्र, मेरे भाई, क्योंकि कार्यकर्ता तो एक पार्टी के लिए, नेता के लिए होते हैं, मैं जब सामाजिक कार्यकर्ता हूं तो मेरे शुभचिंतक और मेरे स्वजन हैं, सभी जो इंतजार कर रहे हैं उनके इंतजार को पूरा करेंगे और उनको आगामी विधानसभा में उनको निश्चित तौर से ज्ञान सारस्वत को वोट देने का अवसर मिलेगा। ज्ञान जी, नगर निगम के पार्षद हैं कुंदन वैष्णव, वो भी इस बार निर्दलीय के तौर पर अपनी ताल ठोक सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कुंदन वैष्णव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं? कुंदन में छोटे भाई हैं, मेरे अनुज हैं, बहुत एनर्जेटिक और बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। उनके कामों को मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी हिम्मत से बढ़ के उन्होंने काम किया है। अब जब चुनाव में कई समीकरण होती है, सामने कैंडिडेट कौन होता है, बीजेपी कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है, दूसरे प्रत्याशी कौन है, क्या स्थिति रहती है, कौन सा फैक्टर काम करता है चुनाव में, क्या हवा चल रही है, कौन सा रुझान चल रहा है, कौन सा मुद्दा काम कर रहा है, उन सबको देखते हुए और ये तय होता है कि कौन कितना असर डालेगा। लेकिन कुंदन भैया के बारे में यही कहूँगा कि बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में उन्होंने कामों की मिसाल पेश की है। ज्ञान जी, जब भी सरकार की कोई जनकल्याणकारी स्कीम आती है, जब सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब भी सरकार की तरफ से कोई जनकल्याणकारी स्कीम आती है, पॉलिसी आती है, तो आप सबसे पहले सक्रिय रूप से उसका फ़ायदा अपने वार्ड की जनता को दिलवाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, तो उस समय आपकी रणनीति क्या होती है? देखिए साहब, सारे पार्षद हैं, सभी पार्षद चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मकान सुंदर रहे, उसके परिवार के सदस्य सकुशल रहें और कम से कम परिवार को तकलीफ हो, मकान अच्छा रहे। हर पार्षद चाहता है कि अपना वार्ड अच्छा रहे, उसके वार्ड के वासी सुखी रहें। लेकिन कुछ कह लीजिए कि मेरे को कुछ लोगों से, दूसरों से यश ज़्यादा मिलता है, या ये कह लीजिए कि मेरे पास थोड़े साथियों की टीम ज़्यादा है और थोड़ा सा मैं भी जागरूक हूँ। जब कोई योजना आती है तो मुझे पूरा सचेत रहकर और मैं काम करता हूँ और थोड़ा सा उसका मुझे फ़ायदा मिल जाता है। मेरी किस्मत में यश ज़्यादा है और दूसरे पार्षदों से ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिल जाता है। और कुछ मेरे वार्ड के लोगों का भी स्वभाव हो गया कि जहाँ मैं आगे एक कदम बढ़ाता हूँ तो मेरे साथ आगे 10 कदम वो मुझे उठा के आगे बढ़ा देते हैं। तो उन सबके सहयोग से, निगम अधिकारियों के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से, मेरे साथियों की टीम के सहयोग से सारे काम, चाहे सरकार की कल्याणकारी योजना हो, चाहे आपदा हो या सामाजिक कोई भी कार्य हो, तो उसमें बढ़ चढ़कर मुझे अपने आप ही यश मिल जाता है, अपने आप मेरे काम हो जाते हैं। मतलब आप अपनी सफलता का श्रेय अपने टीम वर्क को देते हैं, अपनी टीम को देते हैं। यहाँ कोरोना काल में कई बार ऐसा हुआ कि आपको प्रशासनिक दफ्तरों के बाहर धरना भी देना पड़ा, उस समय आपकी क्या सोच रही थी? क्योंकि कोरोना काल में जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था, लोगों को एक जगह गैदरिंग के लिए, इकट्ठा होने के लिए मना कर दिया गया था, तब आपने टाटा पावर्स के कार्यालय के बाहर भी धरना दिया था। सब कोरोना ऐसी महामारी थी कि ईश्वर दोबारा वो मौका, ऐसी सेवा करने का मौका किसी को अपने जीवन में नहीं दे। विश्व में कहीं ऐसी महामारी नहीं आई। जब कोरोना की बात आई थी, पूरा शहर अपने अपने हिसाब से चल रहा था, तो हमारी टीम ने कहा कि हम क्यों ना, जब जेएलएन अस्पताल और प्राइवेट 1-2 अस्पताल जो काम कर रहे हैं वहाँ मार है, तो हमने एक आइसोलेशन सेंटर, हमारा अपना एक प्राइवेट आइसोलेशन सेंटर हमने बना दिया 50 बेड का। वहाँ स्थिति ये होती कि 2-2, 3-3 घंटे लाइटें चली जाती थी। लोग हमारे पास एक वेंटिलेटर था, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर थे, कई इंस्ट्रूमेंट थे, वो बंद हो जाते थे और लोग लाइट ना होने से मरने के कगार पे आ जाते। जब मैं टाटा पावर गया, मैंने फ़ोन पे बात करी, उससे निदान नहीं हुआ। मैं वहाँ गया, उनको मैंने कहा साहब ये काम अभी करें, तो उन्होंने कहा बात कर लेंगे, देख लेंगे। जब देखने वाली बात करी, उनको सारी स्थिति बताई, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। उन्होंने देखा कि क्या पार्षद है, क्या धरने पे बैठेगा, 45 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, कहाँ बैठेगा, टेंट लगाया नहीं, तंबू नहीं लगाया। उनको ये पता नहीं होता है कि मैं आदत में है, दिन भर धूप में ही घूमता हूँ, मैं पशुपालक हूँ। बरसात, सर्दी, गर्मी का हमारे ऊपर पशुपालकों पे ज़्यादा असर नहीं होता है। मैंने सामने वाले मकान से, परिवार से दरी मांगी और दरी बिछा के बैठा। 20 मिनट के अंदर टाटा पावर सिलेंडर हो गई। उसका परिणाम है कि आज भी मेरे वार्ड के अंदर अगर कोई लाइट जाती है, कुछ होती है, तो प्राथमिकता के तौर पर टीम आने में और जगह जाने से वनस्पत कम टाइम लगता है और जल्दी मेरा काम हो जाता है। क्या जी, इस वक्त जो अजमेर की सबसे बड़ी समस्या है वो है अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम।
बारिश जो हुई थी, अभी बीते दिनों जितनी भी बार बारिश हुई है, उस सबसे ये साबित हो गया है कि अजमेर इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि आना सागर झील जो है वो इस वक्त अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा दोनों क्षेत्रों के लिए दुखदाई हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा इसका खामियाजा जो है वो गरीब तबके के लोग उठा रहे हैं। तो इस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए आपकी पहल क्या होगी? मैं अगर विधायक बनता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। जो विगत पिछले 30 साल पुराना जो ड्रेनेज सिस्टम का रास्ता जो नक्शा था, उसी नक्शे को पुनः लेके और उस ड्रेनेज सिस्टम को करना कुछ भी नहीं है। अजमेर में हमारे पूर्वजों ने चाहे जो भी रहे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था कि फाइसागर ओवरफ्लो होगा तो आना सागर में आएगा, आना सागर ओवरफ्लो होगा तो पाल बिचला जाएगा, पाल बिचला से खानपुरा जाएगा, खानपुरा से आगे जाएगा। इसी प्रकार तारागढ़ की पारियों का नीचे पानी आएगा, इंदरकोट में आएगा, केला बावड़ी, आंबा बावड़ी, भाटा बावड़ी, नाग बावड़ी होता हुआ झालरा आएगा, झालरा से डिग्गी तालाब आएगा और डिग्गी तालाब से वो आगे से जाएगा। नाले थे, नाले पर्याप्त गहरे थे। लोगों ने, प्रशासन ने अपनी जो दूरदर्शिता कम अदूरदर्शिता को दिखाते हुए, दूरगामी परिणाम को नज़रअंदाज करते हुए, कोई नाला अगर 15 फीट गहरा था, किसी ज़माने में नहर मोहल्ले के अंदर, नला बाज़ार के अंदर पत्थरों के खुर्रे की सड़क होती थी। हमारे पूर्वजों ने वो सड़कें पत्थरों के खुर्रे की इसलिए नहीं बनाई थी कि बार बार नहीं इसलिए बनाई थी कि वह पानी की मार होती थी, उसको नज़रअंदाज करके सीसी सड़कें बना दी गई, सड़कों पे सड़कें चढ़ा दी गई, नालियों को छोटा कर दिया गया, नालियों को ऊंचा कर दिया गया, नालों को बंद कर दिया गया। आज आप देख रहे होंगे तो शहर के मैक्सिमम नालों को कवर कर दिया गया। ठीक है, कवर करना अच्छी बात है, पार्किंग भी हमें चाहिए, लेकिन उनकी सफाई की व्यवस्था भी प्रॉपर होनी चाहिए। कैसे कवर नाले के अंदर सफाई होगी? कम से कम ऐसा तो हो सके जिसमें छोटी फॉकलेन जा सके या मैनुअल मानवीय तौर के हम उसको साफ कर सकें। तो ये सारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, आज जेएलएन कोई हमारा 100 साल से भी ज़्यादा समय से पुराना अस्पताल है, उस अस्पताल का क्या ड्रेनेज सिस्टम खराब था? क्या नहीं था? बाहर के नाले बड़े कर दिए गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अस्पताल प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, बनाने वाली एजेंसियों ने ध्यान नहीं दिया, और नाले बाहर के ऊंचे हो गए, अंदर के नाले नीचे रह गए। तो आज जेएलएन में जैसे अस्पताल में पानी हुआ, तो नालों के जो 30 साल पुराने हमारे नाले हैं, उन नालों को करना कुछ भी नहीं है। उनको किसी को चौड़ा करना है, किसी को गहरा करना है, किसी को साफ करना है। थोड़ा सा सुपरविजन और थोड़ा सा ध्यान हम रख लेंगे तो ये हो जाए, नाले हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है सुधर जाएगा। एक नई चीज़ जो हम चाहेंगे करना, जिस तरह से अपन बम्बई और दिल्ली और दूसरे शहरों मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं कि बरसात आती है, पानी भरता है और 10-15 मिनट में पानी गायब हो जाता है, अंडरग्राउंड ड्रेन वाटर का सिस्टम होता है, ये अंडरग्राउंड यूटिलिटी का सिस्टम होता है, वो सब अजमेर में नहीं है। इनको जिस समय ओवरब्रिज बनाया था, ये एलिवेटेड रोड बनाया था, कोरोना काल था, लंबे समय तक रास्ता बंद रहा था, इनको हाथों हाथ यूटिलिटी अंडरग्राउंड कर देनी चाहिए थी। आज एक ठेकेदार सड़क बना के जाती है, एक एजेंसी, दूसरा ठेकेदार आके उसको खोद देता है, उसकी गारंटी खत्म हो जाती है। ये खेल, और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो ये खेल लंबे समय तक ये नहीं चलना चाहिए। अगर मेरे पास में पद आता है और मेरे पास में ताकत आती है, क्योंकि अभी मैं पार्षद हूँ, मेरी कलम बहुत छोटी है, पद आता है, तो इन सारी बातों को गौर करके और पुराने जो सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं उनको साथ में लेके उनकी एक टीम बनाकर और इस पे काम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो नालों में जलकुंभी वाली समस्या है, कचरे की समस्या है, अजमेर में जैसे मैंने सुना था, सुरेंद्र जी ने कहा था, जैन साहब हैं जेईसी से रिटायर्ड है, एक श्रीमान बनर्जी भी हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनको 100 करोड़ यानी अरब रुपए में अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करने का ऑफर आ रहा है, लेकिन वो पेटेंट नहीं कर रहे हैं। जो हमारा आना सागर और नाले साफ करने में, जलकुंभी हटाने में हम उसको करोड़ों रुपए की खर्चा करने का प्रयास करते हैं, वो मात्र कुछ लाख रुपए में उनका दावा है, दावा नहीं है, उनका ISI से प्रमाणित है, उनको पेटेंट हो चुका, उनके प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे जो विद्वान हैं, जो शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको साथ लेकर उनकी सेवाओं का, उनके ज्ञान का लाभ लेंगे और इनको जो नदी नाले हैं इनको बिल्कुल साफ़ किया जाएगा और लोगों को बाढ़ और जो आए दिन की जो समस्या है नाले बंद होने की, उन समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करूँगा। ज्ञान जी, जो अभी कुछ समय पहले सुंदर विलास क्षेत्र में मकानों का पिछला हिस्सा ध्वस्त हो गया था, उसका कारण बताया गया कि जो एस्केप चैनल है उसकी दीवार पहले से ही क्षतिग्रस्त थी। करोड़ों रुपया नगर निगम खर्च करने की बात कर रहा है, लेकिन नगर निगम की तरफ से उस दीवार की मरम्मत तक नहीं करवाई गई थी, वो पहले से ही क्षतिग्रस्त थी। तो आपको क्या लगता है कि नगर निगम की तरफ से जनता के साथ में कितनी बड़ी धोखाधड़ी की जा रही है? देखिए साहब, नगर निगम के पास में पूरा शहर है, पूरे नाले हैं, स्थानीय पार्षद भी पूरा ध्यान रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सैनिटरी जमादार है या सुपरविजन की कमी है, कहीं ना कहीं वो कमी रही होगी। कई बार ऐसा होता है कि क्षतिग्रस्त की बात करते हैं तो जलकुंभी हटाने के लिए मैंने भी मेरी नदी की दीवार तोड़वाई थी,
दीवार तोड़ाने के लिए जलकुंभी साफ हुई, दूसरे दिन बारिश आ गई, लोगों ने के साथ दीवार के कारण पानी आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि नाला साफ करने के लिए हो सकता है दीवार साफ तोड़ी हो, उसको बनाने में देर हो गई हो, और अगर ऐसी लापरवाही कहीं रही है, मुझे जानकारी नहीं है, तो निश्चित तौर से महापौर महोदया के और माननीय आयुक्त महोदया के प्रसंज्ञान में ये मैं बात लाऊंगा, और भविष्य में अजमेर के किसी भी व्यक्ति को इस तरह की निगम की कमी से कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जब आप टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं तो जो बीजेपी से अन्य उम्मीदवार हैं जो टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इनके साथ आपके खिलाफ ये लोग मिलकर कोई गुटबाजी हो सकती है? आपको ऐसा लगता है कि गुटबाजी सामने आएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का प्रश्न नहीं उठता। आपने देखा होगा कि टिकट के लिए, टिकट की दौड़ तक तो सभी साथ में रहते हैं, उसके बाद जो भी टिकट लेके आता है उसकी जिंदाबाद करते हैं और कमल के फूल की जिंदाबाद करते हैं। व्यक्तिवाद नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के लिए लड़ता है, और जब कमल का फूल मैं लेके आ रहा हूँ तो कोई गुटबाजी वाला कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ज्ञान जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह रलावता जी अजमेर उत्तर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का भी नाम सामने आ रहा है। तो कांग्रेस में पहले ही गुटबाजी काफ़ी है, तो इसका फ़ायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में मिलेगा? जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, सामने वाली पार्टी के विषय में हमें नहीं सोचना चाहिए, उनकी पार्टी में अच्छा हो रहा है, गुट हो रहे हैं या बुराई हो रही है, क्या हो रहा है, इससे हमें ध्यान मतलब नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख हर गली तक है, हर 30 वोट 60 वोट पे पन्ना प्रमुख है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अति उत्साहित है और चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मेरी व्यक्तिगत टीम तैयार है, और निश्चित तौर से हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना है। वो तो चाहे आपने 2 नाम बताएं, अगर कोई नाम और भी होगा, गुट हो नहीं हो, पूरी ताकत से लड़े, लेकिन हमारी ताकत के आगे कहीं कोई दूसरी पार्टी टिक नहीं पाएगी। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी ज्ञान जी, कि क्या आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय के तौर पर खड़ा होना चाहेंगे? देखो, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि मेरे रग रग में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है, और मेरा इस समय तक कोई निर्दलीय लड़ने का मानस नहीं है। लेकिन साहब, समय बड़ा बलवान होता है, समय कब क्या आदमी से करा दे ये मैं आपको अभी नहीं कह सकता। लेकिन वर्तमान में और आने वाले टाइम में मैं जब तक जिंदा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति मेरे रगों में बसी हुई है, और उसी के अनुसार मैं काम करूँगा। और रही बात निर्दलीय की, तो समय के ऊपर सारी बात छोड़ी जाती है। सब ज्ञानचंद सारस्वत से हमने खास मुलाकात की, जिसमें ज्ञानचंद सारस्वत ने अपनी पूरी जो रणनीति थी उसके बारे में हमें बताया। आपको बता दूं कि ज्ञानचंद सारस्वत राजस्थान के एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने 3 बार के निकाय चुनावों में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हासिल किया है, और इनकी तारीफ ना सिर्फ पार्टी में बल्कि विपक्ष द्वारा भी की जाती है। द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ मैं मनीषा शर्मा।